हैव टीवी एंड एनिमेशन फिल्मों में डबिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है कि डब होकर इंटरनेशनली कहीं भी जा सकती है। तो मुझे लगता है क्रेज फैक्टर रहता है, हर चीज़ में रहता है, लेकिन इसमें हमने ऑलरेडी इसको काफ़ी उसको मिनिमम लेवल पर हम लेके ऑलरेडी आ चुके हैं। And as talking about 50% पहले तो अपने पोटेंशियल अपना शोकेस किया, यू नो, द आर्टिस्ट विद इन प्रोजेक्ट बनाया, टीपीटीसी बनाया, आर्टिस्ट विद इन एफटीआई में काफ़ी प्लॉट किया, बिग पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो ये बताइए, ये जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपकी है और बिग डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स, और यू कैन कॉल इट एक्टर एंड डायरेक्टर, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे खुद को मैनेज करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? हाँ, ये पहले भी मैं इसी क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इंटरव्यूज़ में दे चुका हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैंने वो किया है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है मैं उनको गाइड नहीं कर सकता कि ईजी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक फिल्म मेकर नहीं है, बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो करते रहे हैं पहले भी। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पिंग है, यानी कि मॉनिटर्स लगे हुए हैं, मॉनिटर्स का फ्लैग घुमा दिया, जहाँ हम घूम रहे हैं वहीं मॉनिटर्स घूम जाते हैं, वी कैन सी। एक वक्त था जब पूरे दिन शूट करने के बाद शाम को टेंट में रील चला के देखी जाती थी, राज कपूर साहब और मनोज कुमार साहब के समय में। तब तो कैमरामैन के अलावा किसी को भी, सिनेमेटोग्राफर के अलावा किसी को भी नहीं पता होता था कि फ्रेम में आया क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, लाइट स्टैंड आया है, कोई जानवर पीछे घूम रहा है, क्या है, कुछ नहीं पता होता था। तो आज तो टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग अस सो मच। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इंटरनेशनली ऑल्सो। आप एंडी सर्किस का एग्जाम्पल लें, मोशन ट्रैकिंग की मैंने बात की, मोशन ट्रैकिंग के गॉड हैं एंडी सर्किस टुडे। तो उन्होंने लॉर्ड ऑफ रिंग्स, प्लैनेट ऑफ एप्स के लिए ऑस्कर मिला उनको, और वो डायरेक्टर भी हैं अभी, जो मोगली की सीरीज़ उन्होंने डायरेक्ट भी की, ही इज़ अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। सो there are lot many names even in contemporary cinema in India। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खास और बहुत डिफरेंट कर रहा हूँ। चैलेंजिंग बस इतना ही हो जाता है कि एट ए टाइम आपकी कंसंट्रेशन एक से ज़्यादा जगह पर होनी चाहिए, लेकिन वो आर्ट हमने थिएटर में ऑलरेडी डेवलप कर ली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए इतना, इससे पहले की जो 3-4 फिल्में जो मैंने बनाई हैं उसमें मैंने लीड कैरेक्टर्स किए हैं। गांधी की ज़मीन पे फिल्म 1 टेक फिल्म है 90 मिनट्स की, उसमें मैं डायरेक्टर भी था, एक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था। तो ऐसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और आगे आने वाली जनरेशन और भी ज़्यादा स्मार्ट होगी है। सभी के अपने खुद के चैनल्स तक हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही इसको एक्ट करते हैं, एडिट करते हैं, उसका CGI कर लेते हैं, उसके अंदर कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं, उसको रिलीज़ भी खुद कर देते हैं और सारी दुनिया को दिखा भी देते हैं। तो ये गोल्डन पीरियड है फिल्म मेकर्स के लिए। तो आई एम लकी टू बी बॉर्न इन दिस एरा एज अ फिल्म मेकर। So lastly asking, I mean, as you mentioned in already, the artificial intelligence जो concept है, मतलब you know people are getting a lot of inquisitive है कि basically है क्या, खासकर फिल्म मेकिंग की बात है, आप यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, कितना चेंज किया है फिल्म मेकिंग बिजनेस को, और वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी यूज़ हो रहा है। जो बहुत जानकार नहीं इस चीज़ को लेकर, उनको बताइए कि क्या है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिल्म मेकिंग में कैसे हेल्प आउट कर रहा है ये चीज़। फिल्म मेकिंग क्या, वो तो कंज्यूमर तक पहुंच चुकी है। आज आप ऑटो फोकस नाम की चीज़ है, फिल्म मतलब कैमरा में ऑटो फोकस, एक फोकस पुलर एक डिस्टेंस माप के फोकस को लिया करता था एक्चुअली इंची टेप से। आज वो एक टच स्क्रीन के ऊपर बस बटन दबाता है और वो फोकस। और ऑटो फोकस की जो स्पीड है अभी, जैसे सोनी के कुछ कैमराज हैं, वो इतनी क्विक है कि आपके सामने से पक्षी उड़ के जाएगा तो फोकस शिफ्ट करके वापस कर लेता है। तो ये AI का ही नतीजा है, ऐसी एक नहीं। जिस तरह से जेम्स कैमरॉन साहब ने अवतार 1 के वक्त ही वो टेक्नोलॉजी डेवलप की, जब लाइव रेंडर देख सकते हैं, तो कितनी सारी चीज़ों पर काम किया गया। तो फिल्म मेकिंग में तो इसका थोड़ा नहीं, भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। जो मेरे सुनने में आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आजकल तो कंप्यूटर्स जो हैं वो म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अभी स्क्रिप्ट डिज़ाइन करने लग जाएगी कि इस तरह के जॉनर में इस तरह के कैरेक्टर्स के साथ 10, 20, 25, 1000 तरह के कैरेक्टर्स ऑलरेडी फेड हैं सिस्टम में। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कहानी बना के बताइए, और वो कर रहे हैं। देखिए, चार्ली चैपलिन ने 1948 में फिल्म की द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर, जिसमें उन्होंने हिटलर का कैरेक्टर भी किया। उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी, देयर विल बी टाइम्स व्हेन इमोशंस विल बी लेस एंड मशीन्स विल बी मोर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी की शुरुआत है। हम स्माइली भेज रहे होते हैं, स्माइल नहीं कर रहे होते हैं, हमारे बिहाफ पे मोबाइल स्माइल कर रहा होता है। तो टेक्नोलॉजी उस तरह से बढ़ रही है। इसका नुकसान भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा। एटलीस्ट मी एज अ फिल्म मेकर आई एम यूटिलाइजिंग इट। सो आई एम ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन दिस ईयर। अगर विद रिस्पेक्ट के आसिफ साहब को मुगल आजम के लिए और 10 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये दे दिए होते, तो क्या वो उससे अच्छी मुगल आजम बना पाते उस वक्त? नहीं, क्योंकि उससे आगे टेक्नोलॉजी अलाउ नहीं कर रही थी। उस वक्त तक का बेस्ट उन्होंने किया, उसके आगे टेक्नोलॉजी अलाउ नहीं कर रही थी। बट वी पीपल आर लकी टू बी बॉर्न इन दिस एरा कि हम जो सोच सकते हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। लायन किंग के लायन को आप कहाँ से लाएंगे एक्टिंग करने के लिए? वो टेक्नोलॉजी का कमाल है।
आप कहाँ से वो सीन्स जनरेट करेंगे रेवेनेंट के, जिसमें वो भालू हमला करता है जो लियोनार्डो डिकैप्रियो पे, वो कैसे क्रिएट करेंगे? उसमें तो कैरेक्टर यानी एक्टर को मार ही देगा जानवर। तो वो सारी चीज़ें हम क्रिएट कर पा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब लाइव एक्टर की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। ऑलरेडी हमने स्टार वॉर्स में देखा है 2 कैरेक्टर्स को रीजनरेट किया गया, वेरी नियर टू द रियल। आयरन मैन जो लास्ट पार्ट आया था उसके क्लाइमेक्स में जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं उनको चोट लगी हुई थी, तो ही इज़ नॉट देयर एंड दे रिक्रिएटेड व्हाट इज दे नेवर केम टू नो। इवन इन फास्ट एंड फ्यूरियस में द कैरेक्टर इज नो मोर एंड दे रिक्रिएटेड इट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द रेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी वट एवर इज हैपनिंग इज अ ग्रेट हेल्प फॉर अस। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, लुक यही है ना सामने। Start. Yeah, rolling. सुनील सर, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस यू हैव एन डायरेक्टर। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका नंदी डिसेवियर, क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज द इंस्पिरेशन और व्हाट वाज द रिसर्च यू डिड अर्लियर और व्हाट वाज द थिंग दैट रियली मेक यू टू मेक दिस मूवी एंड टिल नाउ क्या स्टेटस है इस फिल्म का? व्हाट इज द स्टेटस? स्टेटस ये है कि हम तकरीबन 90% फिल्म शूट कर चुके हैं और ये सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है, हम एनिमेशन फिल्म बना रहे हैं और हम शूटिंग कर रहे हैं। वैसे हम काफ़ी ऐसी चीज़ें करते रहे हैं जो दुनिया में पहली बार हुई हैं, नई हुई हैं। जैसे हमने 1 टेक में 90 मिनट्स फिल्म बनाई थी। जैसे 2 एक्टर्स पोर्ट्रेट 22 कैरेक्टर्स इन ए 1 नाइट स्टोरी, कान फिल्म फेस्टिवल हुआ उसका। तो अभी नंदी द सेवियर जो है वो जो इट्स ए सुपर हीरो फिल्म, और क्योंकि एनिमेशन फिल्मों की जो है वो प्रोसेस बहुत टीडियस है, लंबी प्रोसेस है, रेंडरिंग टाइम्स और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा समय और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो आई हैड दिस आइडिया इन माई माइंड कि हम किस ढंग से एनिमेशन को रियल लाइफ एक्टर्स के ज़रिए अचीव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द मोशन ट्रैकिंग। जो डॉट्स लगा के हम देखते हैं सब मोशन कैप्चर किया जाता है। तो क्योंकि थिएटर का बैकग्राउंड है तो उस कारण से अपने एक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेस कर पाए हम कैरेक्टर्स को और स्टोरी को। तो इस वजह से ये एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, एक लाइव एक्टर्स की परफॉर्मेंस का और टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी हमने कोई नई इजाद नहीं की है, बेसिकली एक बहुत देसी भाषा में समझें तो जैसे दुनिया में एक वक्त पे पाव भाजी नहीं थी, लेकिन आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर और सारे मसाले थे और एक दिन इन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पाव भाजी बन गई। तो ऐसे ही हम टेक्नोलॉजी का ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं इस एनिमेशन फिल्म को अचीव करने के लिए। हालांकि बहुत अभी इनिशियल स्टेज में है, हमने अपने टेस्ट सक्सेसफुली कर लिए हैं और 90 मिनट्स अभी हम 90% ऑफ द फिल्म शूट भी कर चुके हैं। तो इसकी लुक जो है वो 2D के आसपास होगी, जैसे ग्राफिक नॉवल्स हम देखते हैं, जैसे मुझे जैसे मूविंग ग्राफिक नॉवल हो, लेकिन ट्रीटमेंट जो 3D है, जस्ट लाइक ए फिल्म कि कैमरा है, क्रेन है, मूविंग है। तो एक नई तरह का जॉनर क्रिएट हो रहा है, जैसे 2.5D जैसा एक नई तरह का जॉनर इसमें क्रिएट हो रहा है। हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं 2.5D, जैसे ऐसा कोई जॉनर नहीं है दुनिया में, लेकिन यस लुक वो है और ट्रीटमेंट 3D की है, तो इस वजह से 2.5D। सुनील सर, यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, तो ये फिल्म का जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, अभी भी इंडियन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, VFX या स्पेशल इफेक्ट उस कदर नहीं, यू कैन नॉट मैच फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज एज सच। तो व्हाट यू टू से अबाउट इट कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो कितना ज़्यादा एक चैलेंज होता है और कितना ज़्यादा आपको अपनी तरफ से एफर्ट पुट करना पड़ता है और कितना समझते हैं रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है इस चीज़ को लेकर? बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सुलझा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि इसमें 3 क्वेश्चन हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, जो टेक्निकल हैं, क्रिएटिव हैं, और रिस्क फैक्टर कितना है, यानी वहाँ मॉनिटरी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने अभी तक एनिमेशन फिल्म्स में इंटरनेशनल लेवल की कंपैरिजन में बहुत अच्छा काम, अभी तक हमने उस लेवल का काम अभी तक नहीं देखा है। यही कारण है कि मुझे ऐसा लगा कि माउस पर हम लोग जो एनिमेटर्स काम करते हैं सभी वो अचीव कर पाएँ, उसकी जगह हम एक्टर्स का इस्तेमाल करें तो एक्सप्रेशंस उस लेवल तक ऑथेंटिक बनेंगे। जिस चीज़ को भी एक्टर टच करता है, कोई टेबल है, चेयर है, उसको हम रियल दे देंगे, इसको भी पेंट हम ऐसा करेंगे जैसे एनिमेटेड हो। और बाकी चीज़ें हम कंप्यूटर से डेफिनेटली क्रिएट कर रहे हैं, बैकग्राउंड्स हैं और जितने भी 3D एनवायरनमेंट्स हैं या 3D एसेट्स भी हैं कुछ इसके अंदर। तो ये एक यूँ समझिए कि एक क्रिएटिवली एक्सपेरिमेंट नहीं कहूँगा क्योंकि हम इसका सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं। ये क्रिएटिव इनोवेशन ज़रूर होगी। जैसे आज जो हम शूट कर रहे हैं क्रोमा फ्लोर पे ही है, लेकिन उसमें हम स्पेस को रिक्रिएट कर रहे हैं विदाउट इवन द केबल्स।
और ये आई नॉट श्योर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी फिल्म की शूटिंग के दौरान विदाउट केबल्स आपने हवा या स्पेस में फ़ाइट को डिज़ाइन किया हो जो स्पेस जैसा नज़र आए। उसमें हमने एक्टर्स को ट्रेन किया है कि कैसे स्लो मोशन में ही मूविंग है और अकॉर्डिंगली फ्रेमिंग की है। तो ये ऑलरेडी सक्सेसफुल, मैं अभी वो शॉट लेके आ रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट वो है जो पता नहीं कि सक्सेसफुल होगा या नहीं, कि यानी हम उसको अचीव कर पाएंगे नहीं। इनोवेशन वो है जहाँ हमने वो कर लिया है। तो मुझे लगता है हम ऑलरेडी सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं। हम मीडिया से बहुत जल्दी उसके कुछ शॉट्स भी शेयर करेंगे कि किस ढंग से हमने उसको अचीव किया है। तो ये इनोवेटिव आइडिया है जो किसी के भी जहन में आ सकता है। और मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, मैं भी सोचता हूँ कैसे हम कम में ज़्यादा करने का प्रयास करें। एनिमेशन फिल्म्स के लिए जो पेशेंस चाहिए, मनी चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, वो शायद हमारे पास नहीं थे। इस वजह से हमने सोचा कि लाइव एक्शन और टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया जाए। ये भी कंसर्न हुआ कि जो बेसिकली ऑडियंस है, 90% ऑडियंस दे वांट द मसाला काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, व्हेन दे वॉच मूवी उनका पैसा वसूल होना चाहिए। ये जो एक्सपेरिमेंटल फिल्म होते हैं बेसिकली उसके ऑडियंस बहुत कम है, यू नो, इंटेलिजेंट एंड इन डेप्थ सोचने वाले। तो उसके लिए कितना बड़ा एक इशू क्रिएट होता है जब प्रोड्यूसर से डायरेक्टर से इस तरह के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो देखिए, ये तो एक रेगुलर सुपर हीरो फिल्म है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस फिल्म, नंदी द सेवियर सुपर हीरो फिल्म है, उसके तो ऑडियंस हैं। आप वर्ल्ड अक्रॉस हिस्ट्री उठाएं तो जितनी भी सुपर हीरो फिल्म्स हैं उन्होंने टॉप ग्रॉस किया है। और इंडिया में भी आप देखें तो जितने भी इवन एट ए वेरी जो छोटे बच्चों को टारगेट किया, छोटा भीम वो भी एक सुपर हीरो एक तरह से, या बाल गणेश आई वो भी। तो ऑलरेडी इस सब्जेक्ट के ऑडियंस हैं। अब यह है कि उसको किस फॉर्म में हम कह रहे हैं, यानी कि हम उसको लाइव एक्शन कह रहे हैं या एनिमेशन कह रहे हैं या 2.5D जिस तरह के जॉनर हम जनरेट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं वो उसमें कह रहे हैं, ये मुद्दा रह जाता है। तो मुझे लगता है, और स्टोरी टेलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस ढंग से इसको ऑडियंस को होल्ड कर पाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कोई भी जॉनर बनाइए, आप हॉरर बनाइए, आप कॉमेडी बनाइए, लव स्टोरी बनाइए, आप थ्रिलर बनाइए, लेकिन होल्ड कैसे कर पा रहे हैं, दैट काउंट्स। और मुझे लगता है ऑलरेडी वो हमने स्क्रीन प्ले के लेवल पर ही अचीव कर लिया है। इट्स अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट नाउ। और पहले मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, मगर अब हम 90% फिल्म शूट कर चुके हैं तो हमें पता है कि फिल्म, बिकॉज आई एडिट ऑल माई फिल्म सो आई कैन सी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम रिसेंटली वॉचेबल फिल्म बनाने वाले हैं, बन जाएगी। बहुत ज़्यादा समय नहीं है उसमें। तो बची आपने जो रिस्क की बात की, तो रिस्क फैक्टर सब जगह पे इन्वॉल्व है। People have made with the stars, with top banners, with top marketing, top hit songs and flop films. तो रिस्क फैक्टर सब जगह इन्वॉल्व है। हाँ, रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, दैट काउंट्स। और एनिमेशन फिल्म्स के जिस तरह के 6 times 10 times बजट होते हैं कंपेयर टू लाइव एक्शन, उसके मुकाबले हम जिस मेथड पे हैं, डेफिनेटली हमने वो ऑलरेडी रिस्क फैक्टर को काफ़ी मिनिमाइज कर दिया है। तो और आज प्लेटफॉर्म्स भी ज़्यादा अवेलेबल हैं, अपार्ट फ्रॉम सिनेमा वी हैव OTT, वी हैव TV एंड एनिमेशन फिल्मों में डबिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है कि डब होकर इंटरनेशनली कहीं भी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि रिस्क फैक्टर रहता है, हर चीज़ में रहता है, लेकिन इसमें हमने ऑलरेडी इसको काफ़ी उसको मिनिमम लेवल पर हम लेके ऑलरेडी आ चुके हैं। And as talking about 50% पहले तो अपने पोटेंशियल अपना शोकेस किया, यू नो, आर्टिस्ट विद इन प्रोजेक्ट बनाया, TPTC बनाया, आर्टिस्ट विद इन FTI में काफ़ी प्लॉट किया, बिग पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो ये बताइए, ये जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपकी है, और बिग डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स, और यू कैन कॉल हिम एक्टर एंड डायरेक्टर, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे खुद को मैनेज करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? हाँ, ये पहले भी मैं इसी क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इंटरव्यूज़ में दे चुका हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो किया है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है, मैं उनको गाइड नहीं कर सकता कि ईजी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक फिल्म मेकर नहीं है, बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो करते रहे हैं पहले भी। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पिंग है, यानी कि मॉनिटर्स लगे हुए हैं, मॉनिटर्स का फ्लैग घुमा दिया, जहाँ हम घूम रहे हैं वहीं मॉनिटर्स घूम जाते हैं, वी कैन सी। एक वक्त था जब पूरे दिन शूट करने के बाद शाम को टेंट में रील चला के देखी जाती थी, राज कपूर साहब और मनोज कुमार साहब के समय में। तब तो कैमरामैन के अलावा किसी को भी, सिनेमेटोग्राफर के अलावा किसी को भी नहीं पता होता था कि फ्रेम में आया क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, लाइट स्टैंड आया है, कोई जानवर पीछे घूम रहा है, क्या है, कुछ नहीं पता होता था। तो आज तो टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग अस सो मच। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इंटरनेशनली ऑल्सो। आप एंडी सर्किस का एग्जाम्पल लें, मोशन ट्रैकिंग की मैंने बात की, मोशन ट्रैकिंग के गॉड हैं एंडी सर्किस टुडे। तो उन्होंने लॉर्ड ऑफ रिंग्स, प्लैनेट ऑफ एप्स के लिए ऑस्कर मिला उनको। और वो डायरेक्टर भी हैं, अभी जो मोगली की सीरीज़ उन्होंने डायरेक्ट भी की, ही इज़ अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। सो there are lot many names even in contemporary cinema in India। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खास और बहुत डिफरेंट कर रहा हूँ। चैलेंजिंग बस इतना ही हो जाता है कि एट ए टाइम आपकी कंसंट्रेशन एक से ज़्यादा जगह पर होनी चाहिए, लेकिन वो आर्ट हमने थिएटर में ऑलरेडी डेवलप कर ली थी।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए इतना, इससे पहले की जो 3-4 फिल्में जो मैंने बनाई उसमें मैंने लीड कैरेक्टर्स किए हैं। गांधी की ज़मीन पे फिल्म वन टेक फिल्म है 90 मिनट्स की, उसमें मैं डायरेक्टर भी था, एक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था। तो ऐसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और आगे आने वाली जनरेशन और भी ज़्यादा स्मार्ट होगी है। सभी के अपने खुद के चैनल्स तक हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही इसको एक्ट करते हैं, एडिट करते हैं, उसका CGI कर लेते हैं, उसके अंदर कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं, उसको रिलीज़ भी खुद कर देते हैं और सारी दुनिया को दिखा भी देते हैं। तो ये गोल्डन पीरियड है फिल्म मेकर्स के लिए। तो आई एम लकी टू बी बॉर्न इन दिस एरा एज अ फिल्म मेकर। So lastly asking, I mean, as you mentioned in already, कि artificial intelligence जो concept है, मतलब you know people are getting a lot of inquisitive है कि basically है क्या, खासकर फिल्म मेकिंग की बात है, आप यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, कितना चेंज किया है फिल्म मेकिंग बिजनेस को, और वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी यूज़ हो रहा है। जो बहुत जानकार नहीं इस चीज़ को लेकर, उनको बताइए कि क्या है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिल्म मेकिंग में कैसे हेल्प आउट कर रहा है ये चीज़। फिल्म मेकिंग क्या, वो तो कंज्यूमर तक पहुंच चुकी है। आज आप ऑटो फोकस नाम की चीज़ है, फिल्म मतलब कैमरा में ऑटो फोकस, एक फोकस पुलर एक डिस्टेंस माप के फोकस को लिया करता था एक्चुअली इंची टेप से। आज वो एक टच स्क्रीन के ऊपर बस बटन दबाता है और वो फोकस। और ऑटो फोकस की जो स्पीड है अभी, जो सोनी के कुछ कैमराज हैं, वो इतनी क्विक है कि आपके सामने से पक्षी उड़ के जाएगा तो फोकस शिफ्ट करके वापस कर लेता है। तो ये AI का ही नतीजा है, ऐसी एक नहीं। जिस तरह से जेम्स कैमरॉन साहब ने अवतार 1 के वक्त ही वो टेक्नोलॉजी डेवलप की, जब लाइव रेंडर देख सकते हैं, तो कितनी सारी चीज़ों पर काम किया गया। तो फिल्म मेकिंग में तो इसका थोड़ा नहीं, भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। जो मेरे सुनने में आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आजकल तो कंप्यूटर्स जो हैं वो म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अभी स्क्रिप्ट डिज़ाइन करने लग जाएगी कि इस तरह के जॉनर में, इस तरह के कैरेक्टर्स के साथ 10, 20, 25, 1000 तरह के कैरेक्टर्स ऑलरेडी फेड हैं सिस्टम में। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कहानी बना के बताइए, और वो कर रहे हैं। देखिए, चार्ली चैपलिन ने 1948 में फिल्म की द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर, जिसमें उन्होंने हिटलर का कैरेक्टर भी किया। उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी, देयर विल बी टाइम्स व्हेन इमोशंस विल बी लेस एंड मशीन्स विल बी मोर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी की शुरुआत है। हम स्माइली भेज रहे होते हैं, स्माइल नहीं कर रहे होते हैं, हमारे बिहाफ पे मोबाइल स्माइल कर रहा होता है। तो टेक्नोलॉजी उस तरह से बढ़ रही है। इसका नुकसान भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। एटलीस्ट मी एज अ फिल्म मेकर आई एम यूटिलाइजिंग इट। सो आई एम ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन दिस ईयर। अगर विद रिस्पेक्ट के आसिफ साहब को मुगल आजम के लिए और 10 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये दे दिए होते, तो क्या वो उससे अच्छी मुगल आजम बना पाते उस वक्त? नहीं, क्योंकि उससे आगे टेक्नोलॉजी अलाउ नहीं कर रही थी। उस वक्त तक का बेस्ट उन्होंने किया, उसके आगे टेक्नोलॉजी अलाउ नहीं कर रही थी। बट वी पीपल आर लकी टू बी बॉर्न इन दिस एरा कि हम जो सोच सकते हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। लायन किंग के लायन को आप कहाँ से लाएंगे एक्टिंग करने के लिए? वो टेक्नोलॉजी का कमाल है। आप कहाँ से वो सीन्स जनरेट करेंगे रेवेनेंट के, जिसमें वो भालू हमला करता है जो लियोनार्डो डिकैप्रियो पे, वो कैसे क्रिएट करेंगे? उसमें तो कैरेक्टर यानी एक्टर को मार ही देगा जानवर। तो वो सारी चीज़ें हम क्रिएट कर पा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब लाइव एक्टर की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। ऑलरेडी हमने स्टार वॉर्स में देखा है, 2 कैरेक्टर्स को रीजनरेट किया गया, वेरी नियर टू द रियल। आयरन मैन जो लास्ट पार्ट आया था उसके क्लाइमेक्स में जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं उनको चोट लगी हुई थी, तो ही इज़ नॉट देयर एंड दे रिक्रिएटेड व्हाट इज दे नेवर केम टू नो। इवन इन फास्ट एंड फ्यूरियस में द कैरेक्टर इज नो मोर एंड दे रिक्रिएटेड इट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द रेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी व्हाटएवर इज हैपनिंग इज अ ग्रेट हेल्प फॉर अस। थैंक यू सो मच। जानना चाहूँगा, ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर मुख्य किरदार में है, और सुनील सर का ये जो प्रोजेक्ट है कितना अलग मानते हैं और कितना अच्छा मौका मानते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए एज एन एक्टर? अच्छा, बेसिकली ये एक सुपर हीरो की मूवी है। नंदी जी, हम सबको पता है नंदी जी कौन है। तो ये इस तरह से अलग है क्योंकि आज तक पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नंदी जी के ऊपर कोई मूवी बनी नहीं है। तो इस तरह से ये डिफरेंट है। और एज एन एक्टर इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर मी टू प्ले सुपर हीरो। तो इसमें मुझे ये मौका मिला है सुपर हीरो पोर्ट्रे करने का एज नंदी जी। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव माय बेस्ट इन दिस। तो ये अच्छा हो कि काफ़ी शेड्यूल पूरा हो चुका है, फिल्म की शूटिंग काफ़ी, तो जो शुरुआत का, जब शुरुआत में शूटिंग शुरू हुई है अभी तक, किस तरह का अनुभव रहा आपको? क्योंकि ये गेटअप करना और जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इजी टास्क नहीं किसी एक्टर के लिए, तो वो बताइए जो अनुभव था आपका कैसा रहा? बेसिकली जो डायलॉग पार्ट्स थे, जैसे मूवी के डायलॉग पार्ट्स थे, वो बहुत ही हम लोगों ने सब साथ में रिहर्सल्स किया था एक्टर्स के साथ।
तो वो बहुत इजी था, लेकिन इसका जो एक्शन पार्ट है तो उसमें हमें थोड़े चैलेंजेस फेस करने मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह से मैं और मेरा ये को एक्टर अभिजीत ये मेन विलन कर रहा है इस मूवी में। तो क्योंकि इसमें अलग अलग हम स्पेस में भी फाइट कर रहे हैं, हम अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग जगह पे फाइट कर रहे हैं, तो ये इतना इजी नहीं है हमारे लिए, बहुत ही चैलेंजिंग है। और हम ट्राई करें कि हम इसको अच्छे से कर पाएँ। सर आपसे चाहूँगा आप परिचय दीजिए और जो प्रोजेक्ट में आपका पार्ट है और सुनील जी का जो डायरेक्शन और जो प्रोजेक्ट उनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उसको लेकर कितने उत्साहित हैं आप? मेरा नाम अभिजीत सिंह यादव है। सुनील सर के साथ हम लोग लास्ट 11 ईयर से हैं और हम लोग थिएटर से हैं बेसिकली। जैसा सुनील सर ने ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी थिएटर प्ले वगैरह किए हुए हैं और मूवीज़ भी डायरेक्ट की हुई हैं। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जैसा अपूर्वा ने बोला कि आज तक नंदी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना नहीं है सुपर हीरो। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो नंदी एक्चुअल में सुपर हीरो है क्योंकि वो शिव जी के वाहक है और उनको हमेशा कॉमेडी टाइप के बना के प्रेजेंट किया गया है, जबकि ऐसा है नहीं, इज़ अ वॉरियर। और ये जो पिक्चर का टेक्सचर है काफ़ी कुछ आपको सुनील सर ने बताया होगा। हम लोग प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं और इसे एक्चुअल प्रेजेंट किया जाएगा 3D टाइप एनिमेटेड मूवी। सो यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं अभी, जैसे हम लोग एक्शन सीक्वेंस जो कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी केबल वगैरह यूज़ नहीं की गई है। टोटल एकदम न्यू एनवायरनमेंट है। हम लोग खुद काफ़ी चैलेंज है हम लोग के लिए करने के लिए खुद भी, क्योंकि हम लोग ने खुद भी पहले ट्राई नहीं किया है। और जो हमारा कॉस्ट्यूम है वो रेगुलर नहीं है, तो कॉस्ट्यूम में आने के बाद परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। रिहर्सल्स हम लोग ने काफ़ी की हुई है पर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब सुनील सर का प्रेजेंटेशन ऐसा है कि वो हमेशा थिएटर बेस्ड पे ही काम करते हैं और ये बहुत अच्छा है। और जिस हिसाब से वो एक ये मूवी को डायरेक्ट करके प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो पैटर्न ये फर्स्ट टाइम होगा वर्ल्ड में, ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है अब तक हम लोगों की नॉलेज में। तो एक्साइटमेंट तो है ही है और एक्चुअल जो सुपर हीरो है उसको हम लोग अब प्रेजेंट करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो हम अच्छे से उस किरदार को निभा पाएँ। अपूर्व इस पिक्चर में एज अ नंदी काम कर रहे हैं, सुपर हीरो, और मैं अभिजीत एज अ नेगेटिव लीड कर रहा हूँ। भाई राज मेरे कैरेक्टर का नाम है। तो देखते हैं हम कितना अच्छा, हमारी कोशिश है हम अच्छे से कर पाएँ और आप लोगों को अच्छे से एंटरटेन अपूर्व जी कर आपसे पाएँ। चाहूँगा आपका जो अभिनय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कब से जुड़ा हुआ है, जो आपने कार्य किया है और जितना संघर्ष रहा है आपका इस क्षेत्र में, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे? सालों हो गए इस बात को। सुनील सर ही इज़ माई मेंटर, तो मैंने उनका थिएटर ग्रुप जो है दर्पण थिएटर एंड सिने आर्ट्स, मैंने सालों पहले उनको ज्वाइन किया था। उन्होंने मुझे ट्रेन किया है और मैंने सुनील सर के साथ काफ़ी प्लेस भी कर चुका हूँ मुंबई में, डिफरेंट प्लेसेस में। तो उसके बाद मैंने सुनील सर के साथ पहला जो प्रोजेक्ट किया था गांधी की ज़मीन पे, अनफॉर्चुनेटली अभिजीत उसमें काम नहीं कर पाए क्योंकि हम जब रिहर्सल्स कर रहे थे तो उस दौरान उनकी एक्सीडेंट हो गई थी। उसके बाद मैंने गांधी की ज़मीन पे कर लिया। फिर सुनील सर के साथ टेक इट इजी एक दूसरी मूवी है उनके, उसमें भी हम दोनों ने स्पोर्ट्स टीचर का किरदार जो अभिनय है वो पोर्ट्रे किया। आफ्टर दैट आई डिड शादी भी बाकी है, ड्रॉप ऑफ वाटर, डोर, देयर आर मेनी शॉर्ट फिल्म्स, बहुत सारे सीरियल्स, कैमियो, ये सब। तो आई हैव बीन डूइंग सो मेनी डिफरेंट वर्क। अभी आप बताइए, आपका जो अभिनय का क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और आपका जो संघर्ष रहा, जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस कीजिए। मैं पिछले 17 सालों से थिएटर के साथ हूँ और बेसिकली मैं यूपी से हूँ, इलाहाबाद से, जैसे अभी प्रयागराज बोलते हैं। तो मैंने वहाँ पे भी काफ़ी थिएटर किए हुए हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसा पूर्व में बोला एग्जैक्टली लास्ट प्रोजेक्ट में शूटिंग के टाइम पे, शूटिंग लोकेशन पे जाते वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं फिर उस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया था और फिर मेरा काफ़ी लंबा ब्रेक हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट से मैं वापस इंडस्ट्री में कम बैक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा तो सब जानते हैं कि काम ऐसे ही नहीं मिलता। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टैलेंट है और उसकी कदर करने वाले लोग हैं तो तभी आपको काम मिलता है। तो कोशिश है, जैसा सुनील प्रेमव्यास सर ने हम लोगों से उम्मीद की है, मैं और अपूर्व हम लोग ऐसा परफॉर्म कर पाएँ और ऑडियंस को भी ये अच्छा लगे।
लास्टली आप दोनों ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट जो है, इस तरह का प्रोजेक्ट खासकर कितना ज़्यादा आपको फ्रीडम देता है, क्रिएटिव फ्रीडम देता है, या कितना ज़्यादा एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है आर्टिस्ट को अपना एक्टिंग पोटेंशियल, क्योंकि टेक्निकल फिल्म है ये, वीएफएक्स यूज होता है, स्पेशल इफेक्ट्स, तो आप बताइए कितना ज़्यादा आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है प्रूव करने का? सर फ्रीडम तो नहीं मिल रहा है, मतलब चैलेंजेस मिल रहे हैं। ये नॉर्मल मूवी नहीं है, और जैसे कि अभिजीत ने बताया, ये हम 3D एनिमेटेड फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, तो हमें नेचुरल एक्टिंग करनी नहीं होती है। तो हमें जो है नेचुरल एक्टिंग ना करते हुए परफॉर्म करना एक 3D कैरेक्टर की तरह, तो ये हमारे लिए चैलेंज है, और हम ट्राई कर रहे हैं कि ये हम कर पाएँ, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की तरह परफॉर्म करना और एक एनिमेटेड एक जो कैरेक्टर जो है नहीं, जिसको हम कंप्यूटर में बनाते हैं, वीएफएक्स में बनाते हैं, उसकी तरह परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन अच्छा लग रहा है। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस एंड वी आर एंजॉयिंग इट। अभी जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, एज एन आर्टिस्ट कितना फ्रीडम मिल रहा है, कितना चैलेंजेस कह सकते हैं, क्योंकि एक टेक्निकल फिल्म है और पूरा जो है वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स और अदर इश्यूज जो होता है टेक्निकल चीज़, उसको लेकर होता है। देखिए, ये आपको एक राइट कॉम्बिनेशन मिलेगा टेक्निकल पार्ट का और उसके साथ साथ ह्यूमंस जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ। ये बहुत बढ़िया बैलेंस रहेगा दोनों का, क्योंकि एक ने भी अगर अच्छा काम नहीं किया तो पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वैसा कैरेक्टर प्ले करें, और वीएफएक्स वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसे और उतने बेटर वे में उस तरीके से वो उसे प्रेजेंट कर पाएँ। तो दोनों का ही 100% है, और लिबर्टी हमारे पास नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स हैं, और डायलॉग्स वगैरह बहुत हैवी डायलॉग्स हैं, एक्चुअली बहुत मीनिंगफुल, बहुत हैवी डायलॉग्स हैं, उसे कैरी करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ऐसी चैलेंजेस है एज अ परफॉर्मर ऑल्सो, और कॉम्बिनेशन द टेक्निकल एंड दिस, ये भी चैलेंजेस है। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम बेस्ट कर पाएँ, तो लिबर्टी तो नहीं है हमारे पास ज़्यादा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं हमारे करने के लिए। एक चीज़ है कि जितना भी एक्शन पार्ट जो हम लोग ने डिज़ाइन किया हुआ है, नॉर्मली लोगों के पास काफ़ी स्टफ़ होते हैं करने के लिए, हम लोग उसको भी एक डिफरेंट वे में कर रहे हैं। वो डेफिनेटली आपको मेकिंग में बाद में पता चल जाएगा कि हम लोग ने कैसे कैसे बहुत सारी चीज़ें की है। तो रेगुलर बेस पे नहीं है, थोड़ा सा एक यूनिक टेक्सचर है इसका, प्रिपरेशन का एंड प्रेजेंटेशन का। बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको सही टाइम पे चीज़ें रिवील हो जाएंगी। Thank you so much. And lastly, I would like to thank all of you for giving your precious time to us, and I would like to thank Sunil sir and his entire team for giving us this opportunity. So thank you. Yes, sir. Sunil sir and Rudra Darpan Senayar, we are thankful to him कि उन्होंने हमें चांस दिया, और ये यूनिक प्रोजेक्ट वो करने के लिए रेडी हुए, क्योंकि एनिमेशन मूवी अपने यहाँ ज़्यादा चलती नहीं है, लोग जल्दी हाथ नहीं डालते हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स पे। फिर भी सर ने ये रिस्क लिया है, देखते हैं, होप कि अच्छा हो। Thank you. Thank you.